आइए बच्चों, आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो कि आपको 2022 में 14/9/2022 में पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है आपका, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है। ज़रा ध्यान दीजिए, मतदान का मतलब क्या होता है बताइए। वोट देना, नहीं वोट देना, यानी कि आपको वोटिंग करना, मतदान देना। तो मतदान का मतलब हो गया वोटिंग करना। तो मतदान जो आप अगर आप देंगे तो कम से कम आपका एज कितना होना चाहिए? 18 वर्ष आपका होना चाहिए, कम से कम आपका उम्र। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट। अब ध्यान दीजिए, रॉलेट नाम का एक जज था, जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। रॉलेट नाम का एक जज था, रॉलेट सिडनी, क्या नाम था उसका? रॉलेट सिडनी नाम का एक जज था। वो जज एक कानून बनाया, और जिस कानून को काला कानून भी कहा जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट को कौन सा कानून कहा जाता है? काला कानून। इसको काला कानून क्यों कहा जाता है ये समझ लीजिए। ये एक्ट जो बना था, ये क्यों बना था? देखिए, भारत के जो लोग थे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा दंगा फसाद कर रहे थे। देश को आज़ाद करने के लिए वो क्या कर रहे थे? बहुत दंगा फसाद कर रहे थे। तो दंगा फसाद को दबाने के लिए, तो दंगा फसाद में किसको दबाने के लिए? भारतवासी को दबाने के लिए ना। तो भारतवासी को क्या कहा जाता था? अंग्रेज क्या कहता था अपने आप को? गोरा। और भारतवासी को क्या कहता था? काला। तो वो काला को दबाने के लिए ये कानून बनाया, इसलिए इस कानून को काला कानून भी कहते हैं। तो बताइए, रॉलेट एक्ट को कौन सा कानून कहते हैं? काला कानून। अच्छा, रॉलेट एक्ट बनाने वाले जज का क्या नाम था? रॉलेट सिडनी। क्या नाम था? सिडनी। ये कानून जो बनाया गया था, इस कानून के तहत ये नियम बनाया गया था कि चाहे होटल में हो, चाहे सिनेमा घर में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे घर में हो, चाहे खाते हो चाहे पीते हो, जिस अवस्था में हो, उसको पकड़ के सीधे जेल में डाल दीजिए। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसीलिए इस चीज़ से तंगी आकर के आपको जो शुरू हो गया था असहयोग आंदोलन। क्या शुरू हुआ था? असहयोग तो आंदोलन। 1919 में हुआ रॉलेट एक्ट, और 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? काला कानून की संज्ञा भी इसको दी गई है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि रॉलेट एक्ट जो था, इस नियम के अंतर्गत क्या किया जाता था, तो आप बताइएगा कि जो है सो किसी भी भारतीय को किसी भी समय किसी भी जगह पर पकड़ के उसको जेल में रख दिया जाता था। बात समझ में आ गया? यही बात है। और यह नियम कब पारित हुआ था? 1919 में। अच्छा, 1919 में जब भारतवासी खूब परेशान हो गए, तो परेशान होकर के एक आंदोलन छेड़ दिए, और उस आंदोलन का क्या नाम हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपसे हम पूछ ले कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। 1920 में। अच्छा, रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में हुई थी, याद रखिएगा। रूसी क्रांति 1917 में, और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, और 1919 में आपको रॉलेट एक्ट। नहीं, चलिए अगला आपका प्रश्न क्या है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कहता है प्रश्न, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही कौन सा कथन है जो सही नहीं है? अक्सर बच्चे धोखा खा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हमको सही पूछ रहा है, जबकि लगा रहता है उसे आगे नहीं। तो देखिए, भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे उत्पादक है। मतलब भारत जो है, पूरे विश्व में अगर आंकड़ा लगाया गया तो भारत में फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा के बाद दूसरा स्थान पर कौन आया? भारत आया। यानी कि अगर आपसे पूछे कि फल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान, याद रखिएगा। वैसे फल में 2 लेटर होता है ना, तो इसलिए याद रखिएगा कि फल के उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा है। अगला है कि फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि बागवानी किसे कहते हैं? फलों और सब्जी और मसालों के उत्पादन के। फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को क्या कहते हैं? बागवानी कहते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बोले गेहूं, गेहूं ऊ आया अंत में, इसलिए ऊ से उत्तर प्रदेश। तो बताइए, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? अब बताइए, अगर आपसे पूछ दे कि बागवानी किसे कहते हैं, तो बताइए। फलों, सब्जी और मसाला, 3 चीज है। फल, सब्जी, मसाला। फल, सब्जी और मसाला के उत्पादन को हम लोग बागवानी कहते हैं। और फल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। अब इसका आंसर सही ये सब था, लेकिन गलत कौन है उस पर चर्चा करते हैं। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात गलत है। ठीक है ना।
बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको गलत है कि भारत विश्व में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये आपको गलत है ना। प्रथम स्थान पर अगर बात की जाए तो प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। कौन है? चीन। प्रथम स्थान पर सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन जो होता है वो किस देश में होता है? चीन। और दूसरे स्थान पर कौन आता है? भारत। भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में होता है। अब ये बताइए बागवानी किसे कहते हैं? फल, फल, सब्जी और मसाले के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? अब जरा ध्यान दीजिए, भारत की स्थलीय सीमा किसे कहते हैं पहले उसको समझिए। भारत जितना क्षेत्र में फैला हुआ है ना, तो जितना क्षेत्र में फैला हुआ वो स्थलीय सीमा हुआ। मतलब भारत की स्थल की सीमा मतलब बॉर्डर, भारत की जो स्थल है वो कहाँ तक फैला हुआ है उसकी बात पूछ रही है। तो इसकी जो स्थल की सीमा है वो 7 देशों को छूती है। हमारे बातों को समझी कि नहीं समझी, ये बताइए आप लोग को। देखिए, इस प्रश्न को हम समझाते हैं। ये मेरा भारत का नक्शा है, हालांकि ये भारत का नक्शा पूरा सही नहीं है, बस समझाना है आपको इसलिए समझा रहे हैं। मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है और ये जो भारत का नक्शा है ये भारत की स्थलीय सीमा है। स्थल का मतलब, ये स्थल मतलब स्थल, भूमि। ये कहता है कि भारत की जो भूमि है वह कितने देशों को, कितने देश, कितने कैपिटल, कितने कंट्री को, कैपिटल नहीं कंट्री, कितने कंट्री को छूता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी सीमा बॉर्डर है, यहाँ पर कोई देश ऐसा होगा, फिर यहाँ पर कोई देश ऐसा होगा, यहाँ पर कोई देश ऐसा होगा, क्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इस तरह से वो कितने देश को छूती है? 7। तो 7 देश को छूती है। बात अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? 7। 7 देशों के साथ साथ रहती है। बात समझ लीजिए, क्या बोले? 7 देशों के साथ साथ रहती है। कौन रहती है? भारत की स्थलीय भारत सीमा। माता रहती है। कौन रहती है? भारत माता। यानी कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है भाई? 7। 7 देशों को। तो प्रश्न नहीं ना भूलिएगा आप लोग। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? 17.5%। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ठीक है, पूरे विश्व में जो आंकड़ा लगाया गया तो देखा गया कि भारत में 17.5% यानी कि 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। भारत में कितने लोग निवास करते हैं? 17.5% लोग। कितने प्रतिशत? 17.5%। अब बताइए, 17% ही लोग रहते हैं, तो बाकी जो जगह बचा उस जगह पे क्या है? पानी भी है। बिल्कुल सही बात है। और जगह पर पानी है, जैसे कि भारत में ये आपको तीन भाग में है ना पानी, तो पानी भी है और इसके साथ साथ में आपको जो है सो मरुस्थल है ना। जहाँ मरुस्थल मतलब जहाँ की भूमि उपजाऊ लायक नहीं है, वहाँ पर लोग क्यों रहेगा, है ना। पहाड़ी इलाका है, अब वहाँ पर लोग क्यों रहेगा। तो इसलिए कुल मिलाकर के यह देखा गया कि पूरे विश्व में आंकड़ा लगाया गया तो कितने प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं? 17.5%। 17.5%, यानी कि 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। यहाँ तक समझ में आया मेरा बात कि नहीं आया, ये बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, बस इतना ही बात याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में, इसको कट कर दीजिए, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि अगर नीति निर्देशक कहीं पर क्वेश्चन में आ गया तो आप उसका आंसर मारिएगा आयरलैंड। क्या मारिएगा? आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो यह आपको आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगर वहीं पर पूछेगा आपको मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो वह अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अगर पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, चलिए, तो अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से, और आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। अब जरा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, तो संविधान जो बना तो उस संविधान में बहुत सारा नियम कानून जो बनाया, तो वो नियम कानून दूसरे देश से देख करके आए, दूसरे देश से पता लगाए, दूसरे देश का संविधान पढ़े, तो जिस देश का जो नियम अच्छा लगा उस नियम को उठा करके कहाँ पर डाल दिया, भारत के संविधान में। मेरा बात समझे कि नहीं समझे? जो नियम अच्छा लगा उस नियम को उठा करके कहाँ पर डाल दिया, भारत के संविधान में डाल दिया। तो इसलिए याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व क्या है, नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपको कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से। अब समझ में कुछ आया कि नहीं आया? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस इतना याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में नीति निर्देशक तत्व है तो आप आंसर क्या मारिएगा, आयरलैंड। और आयरलैंड से पूछे कि क्या लिया गया था, तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया था।
ठीक है। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। लोकतंत्र, पहले बताइए कि लोकतंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए संचालित सरकार, यह कहाँ से लिया गया है, मतलब किनके द्वारा दिया गया है? बताइए। अब्राहम लिंकन के द्वारा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, लोकतंत्र मतलब जनतंत्र होता है, इसे प्रजातंत्र भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको हम डेमोक्रेटिक भी कहते हैं या डेमोक्रेसी भी कहते हैं। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जरा ध्यान दीजिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, किसकी संकल्पना? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? भाग 4 से। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? भाग 4 से। इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे समझिए, कल्याण की बात हो रही है ना। जब कल्याण की बात होगी तो कल्याण अगर आप चाहते हैं, अगर आप कोई इंसान कल्याण चाहता है तो उसको समझिए, अभी दिशा कितना है? दिशा 4 को है ना। तो इंसान को एक ही दिशा में अगर मेहनत करेगा ना तो वो सफल नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। यानी कि कल्याण होने के लिए कितना दिशा में मेहनत करना पड़ेगा? चारों दिशा में। इसलिए ऐसा सोच लीजिए कि इधर ध्यान दीजिए कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? भाग 4 से। चारों दिशा में मेहनत करेगा तब उसका कल्याण हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो बताइए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। मौलिक अधिकार, अ से अधिकार, अ से अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है। अब ये बताइए, नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया। बहुत अच्छा। अगला आपका प्रश्न है, सासाराम क्या है? सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? ठीक है। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ है, किस नगर का विकास? सासाराम नगर का। किस काल में हुआ है? तो ये हुआ है आपको मध्य युग में। किस काल में? मध्य युग में। तो ऐसा सोच लीजिए, सासाराम है, ठीक है ना। क्या है? सासाराम। चलिए, अब यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग किस तरह से, उसको जरा देखिए आप लोग। सासाराम नगर है या शहर है? तो इसका सोच लीजिए, यहाँ पर इसको सोच लीजिए, सासाराम मतलब सास आपकी, ठीक है। और आपकी जो सास है वो आपको क्या खाती है? तो मधु खाती है। क्या खाती है? मधु मतलब मीठा मधु, मीठा मधु खाती है। तो इसलिए सोच लीजिए कि सासाराम नगर किस काल में विकसित हुआ था? मध्ययुग काल में। मध्ययुग काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? मध्ययुग काल में हुआ था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना मतलब समझे आप लोग? क्या बताइए? तेल को शोधन करने का कारखाना। तेल को शोधन मतलब प्यूरिफाई, शुद्ध। भारत में सबसे पहले जो तेल शोधक कारखाना खोला गया वो आपको कहाँ पर खोला गया? वो आपको डिगबोई में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? ये असम में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये असम में पड़ता है। मथुरा कहाँ है? मथुरा है आपको यूपी में। कहाँ है? बरौनी कहाँ है? बरौनी है आपको बिहार में। बरौनी कहाँ है? बिहार में है। और ये गुवाहाटी असम की राजधानी है। गुवाहाटी क्या है? असम की राजधानी। असम की राजधानी है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बताइए, भारत में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना जो है वो आपको कहाँ पर स्थित है, खोला गया? डिगबोई में। देखिए, तेल का बात जैसे ही याद आए ना तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि आप जो तेल लाने के लिए जाते हैं तो डिब्बा लेके जाते हैं ना, इसलिए प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई कहाँ पर है? असम में। असम में है। असम की राजधानी? असम की राजधानी गुवाहाटी। दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। चलिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है। किस संग्राम की बात हो रही है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज का सेनापति कौन था? देखिए, अंग्रेज का सेनापति था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। अमेरिका, देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, कौन संग्राम हुआ? अमेरिका स्वतंत्र। बताइए बुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसकी सेनापति की बात हो रही है? अंग्रेज की सेनापति। अंग्रेज की सेनापति। देखिए, अ से अमेरिका, अ से अंग्रेज, है ना। और अंग्रेज के सेनापति मतलब समझते हैं? सेनापति मतलब क्या होता है? मतलब रक्षा। देखिए, सेना मतलब आर्मी। और जैसे कि कुछ आर्मी, मान लीजिए 10 गो आर्मी है तो 10 गो आर्मी का एगो हेड होगा ना, तो उसी को ही क्या कहा जाता है? सेनापति। नहीं समझ में आया? अब सब समझ में आ गया होगा ना। नहीं कहता कि बापों का बाप, कालों का काल, महाकाल। तो वही बात है, मतलब कि सेना का भी जो सेना होगा, है ना, हेड होगा, उसको सेनापति कहेंगे। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का पूरा नाम बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है,
यहाँ पर इस प्रश्न को ज़रा बढ़िया से देख लीजिए आप लोग, और इसको मोस्ट BBI यहाँ पर लिख लीजिए और इसको ज़रा समझ लीजिए। कह रहा है पृथ्वी की सतह, किसकी सतह? पृथ्वी की सतह पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए, पानी की जब चर्चा करें, किसकी चर्चा करें? पानी की जब चर्चा करें तो आपको पहले से पता है कि पानी ज़्यादा है कि भूमि ज़्यादा है? पानी ज़्यादा पानी ज़्यादा है ना, इसलिए पानी का मात्रा ऊपर में रहेगा। यानी कि जब पानी का है तो 3/4 होगा, जब भूमि का है तो 1/4 होगा। नहीं समझे मेरा बात? जब भूमि का है तो 1/4 होगा, या भूमि को ही स्थल भी कहीं कहीं बोल देता है, ठीक है। और जब पानी का है तो 3/4। बात मेरा समझे कि नहीं? पानी ज़्यादा कि भूमि ज़्यादा? पानी ज़्यादा। भूमि रहेगा तो आंसर क्या दीजिएगा? 1/4 यानी कि 1/4। और यदि पानी रहेगा तब 3/4 यानी कि 3/4। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना था, सबसे पहले ये याद रखिएगा, लागू हुआ था। दूसरा है कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? देखिए हम लोग जो सूचना देने के लिए कहीं भी जाएंगे तो किसी स्थान पर ही जाएंगे ना, इसलिए याद कर लीजिए कि सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, किस आंदोलन की? सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किस राज्य में हुई थी? राजस्थान। कब हुई थी? 2005 में। ठीक है, तो याद रखिएगा सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में। अब ये बताएंगे आपकी राजस्थान की राजधानी कहाँ है? देखिए राजस्थान, स्थान से महंत का जो स्थान होता है, भगवान का जो स्थान होता है, वहाँ पर हमेशा क्या होता है? जय जयकार होता है ना। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, बिहार की राजधानी पटना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, बिहार की राजधानी पटना, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है राष्ट्र संघ है, क्या है? देखिए राष्ट्र संघ का अस्थाई मुख्यालय पूछ रहा है। राष्ट्र संघ का अस्थाई मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर है ना, हेड क्वार्टर। ये राष्ट्र संघ का जो अस्थाई मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में, और स्विट्जरलैंड भी अगर इसका आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर याद रखिए कि राष्ट्र संघ का अस्थाई मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। देखिए एक बात बताते हैं, राष्ट्र संघ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? राष्ट्र संघ की। और राष्ट्र संघ में अस्थाई मुख्यालय, आप जहाँ पर अस्थाई रहेंगे वहीं पर ना आप अपना लैंड खरीदेंगे। लैंड मतलब जमीन कहाँ खरीदेंगे आप? जहाँ पर आप अस्थाई रहेंगे। इसलिए याद कर लीजिए कि ये राष्ट्र संघ का अस्थाई मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। लैंड से याद आ जाएगा स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के बाद फिर आपको जिनेवा भी थोड़ा याद रख लीजिएगा आप लोग। तो बताइए राष्ट्र संघ का अस्थाई मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? एक प्रतिनिधि भिन्न में है ना, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा, देखिए अंश का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? मैथ में अगर अंश की बात करें तो मैथ में अंश ऊपर वाले भाग को कहाता है अंश। जैसे कि 1/2 है तो ऊपर वाला जो हो जाएगा वो अंश कहलाएगा, और 2 जो है वो आपको हर कहलाएगा। अगर हम बात करें आपको मैथ छोड़ करके दूसरे जगह तो अंश का मतलब टुकड़ा या भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होगा? तो 1 होगा। एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होगा? एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, और इसलिए इस प्रश्न को भी लिख करके और इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बताइए प्रश्न के साथ आंसर को बताइए जल्दी से। एक प्रतिनिधि का अंश हमेशा क्या होगा? आप थोड़ा सा गलत पढ़े इसको। देखिए एक प्रतिनिधि भिन्न में, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? 1। अब पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर बोलिए। एक प्रतिनिधित्व भिन्न में अंश हमेशा क्या होगा? क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? मतलब अगर आप लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं, मतलब जनता की सरकार चाहते हैं, तो उसकी उपलब्धि के लिए सबसे अधिक सपोर्ट करने वाला कौन है? जैसे आप इससे पहले के क्लास में पढ़े थे कि लोकतंत्र की बाधा कौन कौन सी है? गरीबी पढ़े थे, अशिक्षा पढ़े थे, और बताइए बेरोजगारी पढ़े थे। ठीक है, तो बेरोजगारी नहीं, मिस्टेक से बोल दिए। यहाँ पर हो जाएगा मतदान का दुरुपयोग। मतलब मतदान का जब हम अच्छा उपयोग नहीं करते हैं तो इससे हमारा जनता का सरकार, जो जनता चाहती है उस तरह का सरकार नहीं बन पाता है। तो बताइए लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? सबसे अधिक सहायक क्या है? सबसे अधिक सहायक जो है
उस पर ज़रा हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विकास, यानी कि डेवलपमेंट। विकास मतलब डेवलपमेंट, यानी कि लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे ज़्यादा सहायक कौन है? विकास। यानी कि अगर लोकतंत्र की उपलब्धि आप चाहते हैं, लोकतंत्र से कुछ लेना चाहते हैं, कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा विकास करना होगा आपको, जनता को और देश को विकास करना होगा। जब देश को विकास कीजिएगा तो बार बार लोकतंत्र की सरकार बनती रहेगी, ठीक है, और अच्छी से सरकार चलती रहेगी, भी जनता भी आपको, है ना, सरकार बनाती रहेगी। आइए अगला प्रश्न है, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। ये एक नारा है, क्या है नारा बोलिएगा जरा। एक जनता, एक जनता, एक साम्राज्य, एक साम्राज्य और एक नेता। क्या बताए, फिर से बताइए। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता, फिर से बताइए। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता, यह नारा है, और यह नारा किसने दिया है? हिटलर ने। हिटलर ने दिया है, और इसी का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। क्या नाम था? एडोल्फ हिटलर। बताइए, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। मतलब कहता है कि जनता भी एक के गो, साम्राज्य भी एक ही, और नेता भी एक ही। मतलब कोई भी चीज़ एक। तो ऐसा मतलब अपना पावर चलाने की बात हो रही ना, कि हम कोई भी काम करेंगे तो एक के करेंगे, एक के नेता, एक के साम्राज्य, एक ही जनता और एक ही जनता। तो कोई हिटलर ही ऐसे बोल सकता है ना। मान के चले हम बोलेंगे आपको कि एक ही लेकर के आइएगा, अगर एक से ज़्यादा ले आए तो फिर आप समझ लीजिएगा मतलब क्या हुआ। यहाँ पर हिटलरी की बात होता है। हम लोग बोलते भाषा में कहते तुम हिटलर हो क्या, तुम्हारा बात करेंगे हम। इसलिए ऐसा सोच लीजिए कि एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता, यह नारा किसने दिया? हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने दिया। अगर आपसे पूछ दे कि हिटलर किस पार्टी से संबंधित था, तो याद रखिएगा नाजी पार्टी से संबंधित था, और नाजी पार्टी की स्थापना भी हिटलर ने ही किया था। बात समझ में आया? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? है ना, संधि पूछ रहा है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी पर, कहाँ पर? जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्त को थोप दी गई वर्साई के संधि के बाद। यानी कि वर्साई की जो संधि हुई ना, उसमें जर्मनी पर ना आरोप लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? आरोप लगा दिया गया, कठोर और अपमानजनक आरोप लगा दिया। वो भी कैसा? कठोर और अपमान मतलब क्या आता है? बेइज्जती करने वाला, नहीं? ठीक है, तो किस संधि के द्वारा जर्मनी पर अपमानजनक और कठोर शर्त को थोप दिया गया? वर्साई की संधि। कौन सी संधि? वर्साई की संधि के बाद। और ये भी याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो किस संधि के बाद हुई थी? वर्साई की संधि के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? ये तो आपको पहले से ही पता है, क्वेश्चन रिपीटेशन है ना। निम्नलिखित में से किसे 1 वर्ष लगता है भाई? गन्ना को। गन्ना का अंग्रेजी क्या होता है? शुगर केन। क्या होता है? शुगर केन होता है, ठीक है। शुगर केन मतलब गन्ना होता है, और उसको बनने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। बैक की क्लास में भी ये प्रश्न आया था। अगला है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? देखिए, रेशम मार्ग जो है वो कहाँ से आरंभ होता है? देखिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि रेशम का जब कोई कपड़ा खरीदिएगा ना, तो थोड़ा उसको चीन के खरीदिएगा। कैसे खरीदिएगा? चीन के खरीदिएगा। इसलिए याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए आप कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? चीन से। आरंभ होता है कहाँ से? चीन से होता है। चीन की राजधानी बताइए? बीजिंग होता है। भारत की राजधानी बताइए? नई दिल्ली। रूस की राजधानी बताइए? चलिए, रूस की रुपया का नाम बताइए, मुद्रा का नाम? रूबल। क्या होगा? अमेरिका की मुद्रा का नाम? डॉलर, है ना। चीन का? युआन। क्या है? युआन है। अब भारत के रुपया का नाम, मतलब मुद्रा का नाम, रुपया, ठीक है। अब आपका जो लास्ट प्रश्न है, चीनी के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है बताइए? उत्तर प्रदेश। चीनी सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चीनी सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो याद रखिएगा कि चीनी के उत्पादन में आपको, इसीलिए आपको देखिए कानपुर जो है ना, वहाँ पर आपको चीनी अनुसंधान केंद्र है। आप ऐसा सोच लीजिए कि जब बच्चा सब चीनी ज़्यादा खाता है तो उसका कान बहने लगता है। बात है कि नहीं बात है? चलिए ऐसा सोच लीजिए कि कानपुर कहाँ पर है? यूपी में है। कानपुर कहाँ पर है? यूपी में है। तो इसलिए चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। समझ में आ गया? तो बताइए, चीनी का उत्पादन तो होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, लेकिन गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। वो भी आपको उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो अब आप ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मॉय से है मुंबई। और पंजाब की राजधानी? चंडीगढ़। चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। और असम की राजधानी
असम के कभी बाद गुवाहाटी दे देता है तो कभी दिसपुर दे देता है। आप दोनों याद रखिएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे जिसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।